नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 56 लेके आ चुका हूं। पार्ट 56 का जो पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट को जारी किया जा सकता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 32 है, अनुच्छेद नंबर 32 बोलता है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट को जारी कर सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमको उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में रिट को जारी करना है तो कौन से आर्टिकल के तहत हम रिट को जारी कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम रिट को जारी कर सकते हैं। साथियों, रिट जो जारी होती है वो कितने प्रकार से जारी होती है, तो रिट आपकी 5 प्रकार से जारी होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखनी है। आपको इन सभी प्रकारों के रिट का पता होना चाहिए। पहले जो प्रकार की रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? आपका हैबस कॉर्पस बोलते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। दूसरा है आपका परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मैंडमस। परमादेश को बोलते हैं मैंडमस। तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा बोले तो क्यू वारंटो। चौथा है उत्प्रेक्षण, जिसको बोलते हैं सेरिटरी। और पांचवा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और आपका प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिटें आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में। अब एक ही महीना इस परीक्षा के लिए भी बचा है, तो आप जुड़ सकते हैं 7876145409। इस पे आपको मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए 7876145409 इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है। तो इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा इस संविधान को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। तो राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, ये बात आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती। तो अगर राज्यपाल के द्वारा नहीं होती, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तो किसके द्वारा होती है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो जजेज होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपके उच्च न्यायालय के जो आपकी जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल नहीं करता। राज्यपाल जो नियुक्ति करता है वो किसकी करता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जिसको आप बोलते हैं। अनुच्छेद नंबर 165 के तहत राज्यपाल नियुक्ति करेगा एडवोकेट जनरल की। उसी प्रकार आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत करता है। और जो आपके राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी यहाँ पे कौन कर सकता है? उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। लेकिन उनको हटाने के जो निर्देश है वो केवल प्रेसिडेंट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये किस अनुच्छेद में ये बात बोली है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो ये अनुच्छेद नंबर 217 के तहत बोला गया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका संजय मल्होत्रा है वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। संजय मल्होत्रा की मैं बात करता हूँ तो ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ आरबीआई की, तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो
उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन आज की डेट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र मुंबई में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो कब से कब तो कोलकाता में इसका मुख्यालय था, तो 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय था कलकत्ता में, लेकिन अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। साथियों, आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है पूर्ण रूप से, ये भारत सरकार के अधीन कब आया, तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है और सभी बैंकों का बैंक भी आरबीआई है। अब क्वेश्चन ये भी बोलता है कि आरबीआई भारत के जो करेंसी नोट है उनको छापने का काम करता है। आरबीआई की जो 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो कि करेंसी नोट को छापते हैं, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आरबीआई के जो 4 जो नोट छापने की जो मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, वो है एक नासिक में है, नासिक पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, एक आपका देवास में है, देवास कहाँ है तो देवास आपका मध्य प्रदेश में है, एक आपका मैसूर में है, मैसूर कहाँ है तो मैसूर आपका कर्नाटक में है, मैसूर आपका कर्नाटक में है, और एक आपका सालबोनी में है। सालबोनी आपका कहाँ पड़ता है तो सालबोनी आपका पश्चिम बंगाल में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो भारत की 4 प्रिंटिंग प्रेस है आपके जो कि नोट छापते हैं, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल। तो ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय मंडल की जो नियुक्ति आपको याद रखना है, आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति है वो भारत सरकार का जो केंद्रीय मंडल की जो नियुक्ति समिति होती है उनके द्वारा की जाती है। इनका जो आधिकारिक कार्यकाल होता है वो लगभग 3 वर्ष के आसपास होता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर है सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम है? सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ की जब मैं बात करता हूँ तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो क्या है, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ये नाम टेट परीक्षाओं में ना जाने कितने बार आ चुका है, इसीलिए आपको ये नाम को ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उनको आपने डिटेल से याद रखना पड़ता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर है सर सीडी देशमुख। क्या है? सर आपके कौन है? सर सीडी देशमुख जो है वो क्या है, तो सर सीडी देशमुख आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वो है वेनेगल रामाराव। वेनेगल रामाराव एक जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ये पहले न्यायाधीश भी रह चुके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अच्छा, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वो कौन से गवर्नर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी, जो माफ़ी चाहूँगा कि भारत की वो कौन से गवर्नर है जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब भी मैं बात करता हूँ, ये भारत के ऐसे गवर्नर है जो कि आपके क्या रह चुके हैं, आपके मेरे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री 13वें प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह आपके आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सभी सिक्के किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये जितने भी भारत के जो सिक्के हैं वो ढाले जाते हैं या उसको बनाया जाता है वो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय आपको याद रखना है। तो वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उनके द्वारा भारत की सभी सिक्के जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत सरकार के जितने भी सिक्के हैं वो कौन बनाता है, तो सिक्कों की डिजाइनिंग, उनकी ढलाई जो है वो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो करता है। भारत की जो सिक्कों की जो जहाँ सिक्के बनती है वो 4 टकसालें हैं, उनको टकसाल कहा जाता है। एक है मुंबई महाराष्ट्र में, एक कोलकाता में है, एक हैदराबाद में, एक नोएडा में। तो जितने भी आपकी 1 रुपए के नोट के सभी सिक्के, तो उनका जो प्रबंधन जो निर्माण है वो भारत सरकार के हाथ में होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया। अगर बात करें शिमला के गेयटी थिएटर की, तो ये जो गेयटी थिएटर है वो 30 मई 1887 को आम लोगों के लिए खोला गया था।
गेयटी थिएटर कहाँ पर है आप सोच रहे होंगे, तो गेयटी थिएटर शिमला के बिल्कुल माल रोड में है। आपने देखा होगा जहाँ पे आप मॉल रोड पे वॉकिंग करते हैं, जहाँ फ्लैग लगा है उससे आगे को नीचे को जहाँ लोग फ़ोटोज़ भी लेते हैं, वही गेयटी थिएटर है। गेयटी थिएटर का जो वास्तुकार था वो हेनरी इरविन के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि गेयटी थिएटर में दिखाई जाने वाला पहला नाटक कौन सा था। तो गेयटी थिएटर में दिखाए जाने वाला जो पहला नाटक था वो था मेरे दोस्त टाइम विल टेल। क्या था? टाइम विल टेल। तो टाइम विल टेल जो है वो गेयटी थिएटर में दिखाए जाने वाला पहला नाटक था। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। हेनरी इरविन ने इसको नियोगोथिक जो इसकी जो डिजाइन शैली है वो भी आपको पता रखनी है। तो नियोगोथिक जो डिजाइन शैली है इसकी, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है, इस नलवाड़ी मेले को कब शुरू किया गया था। तो नलवाड़ी मेले को जो शुरू किया था वो किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई ये जो नलवाड़ी मेला है वो कब शुरू हुआ और ये कैसा मेला है, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मेरे दोस्त नलवाड़ी मेले को 1889 में शुरू किया गया था और नलवाड़ी मेला एक पशु मेला है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और नलवाड़ी मेला जब शुरू हुआ था, नलवाड़ी मेले की जब भी मैं बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि होता तो बिलासपुर में है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जब नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी तो उस समय बिलासपुर का नाम कहलूर था, तो उस समय कहलूर के राजा कौन थे। तो उस समय कहलूर के राजा थे आपके अमरचंद। चलो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो नलवाड़ी मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो नलवाड़ी मेला आपके बिलासपुर के एक लुहणु मैदान है वहाँ पे लगता है। और ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। लुहणु मैदान में लगता है और ये मैदान में लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो कि ये मार्च महीने में लगता है। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, कब लगता है? मार्च महीने में लगता है। बात करें ये मार्च महीने में लगता है, पशु मेला है। इसके अलावा और बिलासपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है एग्जामिनर। साथियों मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन आपके बीच एक नई चीज़ लेके आऊँ और बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आऊँ, ताकि आपके लिए ये चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से आप इन सभी चीज़ों को करते रहिए, आपको बहुत बेस्ट इन क्वेश्चंस को करके लगे। भाई साहब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नैना देवी मेला हिमाचल के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो सेम हियर नैना देवी मेला भी आपका बिलासपुर में लगता है। आपका नैना देवी मेला जो लगता है वो आपका अगस्त महीने में लगता है। नैना देवी बिलासपुर की एक विधानसभा सीट भी है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों बिलासपुर के जुखाला में मारकंडा मेला भी लगता है। बिलासपुर के घेड़वी देखो हमीरपुर में भी लगता है गूगा मेला और बिलासपुर में भी लगता है। ये हम दोनों लेके साथ चलेंगे। साथियों कुछ और नाम यहाँ पे दिए थे, लेकिन हम इतने ज़्यादा नामों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मेलों की, जैसे कि बहुत बार टेट परीक्षाओं में सीधा आता है गसोता मेला, और इस बार हो सकता है दोबारा आ जाए। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में लगता है, बहुत बेहतरीन है। और जब भी मैं गसोते मेले की बात करता हूँ तो ये मई के महीने में मनाया जाता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मई के महीने में आपका गसोता मेला मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था कि दियोटसिड मेला हिमाचल में कहाँ पर लगता है। तो दियोटसिड मेला ये बाबा बालकनाथ सिंह जी का मेला है, और बाबा बालकनाथ भगवान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए। ये जो है हमीरपुर में लगता है आपका दियोटसिड मेला, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। दियोटसिड मेला हमीरपुर में लगता है और ये मेला जो है आपका जून के महीने में लगता है, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका एक मेला है छेत्सू मेला। छेत्सू मेला कहाँ लगता है? तो छेत्सू मेले लगता है रिवाल्सर मंडी में, और जो भगवान पद्म संभव है, ऋषि पद्म संभव है, उनकी याद में ये छेत्सू मेला 6 आधा चौशू छेत्सू मेला मनाया जाता है। और छेत्सू मेला एक बड़ा मेला होता है, 13 अप्रैल को लगता है, जिसमें हिंदू बौद्ध और आपके सिख तीनों धर्मों की एक महत्व यहाँ पे दिया जाता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था, और इस बार के टेट परीक्षाओं में मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन है कि बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो बाबा बड़भाग सिंह मेला अगर पूछ लिया तो उन्ना में लगता है, और लेकिन उन्ना में भी एग्जैक्ट कहाँ लगता है तो उन्ना के मैडी में लगता है। आप गलत करेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया था, और क्वेश्चन ये था
कि आप ये बताइए कि आपका शायरी मेला या शायर मेला आपका कहाँ लगता है। तो अर्की सुना है आपने, जो सोलन में पड़ता है अर्की, वहीं पर आपका शायर मेला लगता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना। देखो अब तो 32 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तो 31वां भी पूछ लिया, तो ये थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन पेपर है। और आप बोलेंगे सर पिछला क्यों करवा रहे भाई, प्रीवियस करना पड़ता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मैं लक्ष्य सीरीज का पार्ट 25 आज आ चुका है, और कल पार्ट 26 ठीक 6 बजे महादेव की कृपा, मासू महाराज की कृपा से रहने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर दिन 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल यूथ अध्ययन पे आया करें। फ्री क्लासेज है, जिसने अभी तक ये लाइव वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके देख लो। लक्ष्य सीरीज है नाम 2026 एचपी टेट के लिए। जिसने सीरीज़ देख ली, मैं बोलता हूँ एचपी टेट उसका क्लियर है 100%। देखिए नाटो का 31वां देश बना था फिनलैंड, लेकिन भाई 31वां अब थोड़ा सा ज़माना ट्रेंडिंग में है, तो ट्रेंडिंग के साथ चलना पड़ेगा कि 32वां देश कौन सा बना है। तो 32वां देश बना है नाटो का, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 32वां देश बना है स्वीडन। तो स्वीडन नाटो का 32वां देश बना है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ये नाटो है क्या। तो नाटो एक संगठन है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। नाटो की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई है, पहला क्वेश्चन बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनना है सभी साथियों ने। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। जब नाटो बना था तो एस्टेब्लिश्ड मेंबर बहुत कम थे, तब इसमें 12 सदस्य थे। वर्तमान में नाटो की जब मैं बात करता हूँ तो जो वर्तमान में जब मैं नाटो की बात करता हूँ तो इसके हेड कौन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो नाटो के हेड है मार्क रूटे। भाई मैं बोल रहा हूँ आपको, यूथ अध्ययन पूरे हिमाचल के बच्चों की आस है एचपी टेट के लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ ये आस बना के रखिए, सपोर्ट करिए, 40K पहुंचा दीजिए जल्दी से जल्दी। मैं आपको बताऊंगा कि 40K के बाद हम डिजिटल स्क्रीन में आपको सेम क्वेश्चन पढ़ाने वाले, और बहुत ही डिटेल में ये जो डाटा मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ ये डिजिटल स्क्रीन में बताऊंगा। इसीलिए मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को हर एक भाई तक, हर एक बहन तक, पूरे हिमाचल के घर घर तक पहुँचा दीजिए। और इसके अलावा इंडिया लेवल की भी मैं टॉपिक्स लाता रहता हूँ बीच में, वो भी लाऊंगा। सीटेट के लिए पढ़ाना बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दें। आपका हिमाचल के एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से उठा हुआ एक भाई हूं, और आगे आया हूं आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए। विश्वास करता हूं कम पैसों में पढ़ाना, बेहतरीन पढ़ाना, और फ्री एजुकेशन भी बहुत अच्छी दे रहा हूं एचपी टेट के लिए। अगर आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट डाल सकते हैं, जो भी मेरे वीडियोज़ को देखता है मेरे साथियों। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बड़ा टास्क वाला है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। और ये ब्रुसेल्स क्या है, तो ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम देश की। तो बेल्जियम देश है, उस बेल्जियम देश की राजधानी है आपकी नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, और यहीं पर हेडक्वार्टर है नाटो का। मेरे साथ ही नाटो के 4 आपके अंग भी है। इसके 4 अंग है परिषद, काउंसिल, उप परिषद, आपका वाइस काउंसिल, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति, सोल्जर कमेटी। साथियों ये सारे नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका यूएनओ का कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो वो न्यूयॉर्क में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो इस नीदरलैंड में क्या है, तो नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो साथियों अगर आपको भी मेरी वीडियो, अंकुश शर्मा सर की वीडियो अच्छी लगी है, यूथ अध्ययन की वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।